तो बात कर रहे हैं चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं बता दूं कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं और इस चैप्टर को करने के बाद किस किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम एबल हो जाएंगे। और बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन सबसे पहली एक ऐसी चीज़ है जिससे थोड़ा ओवरव्यू मिलेगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम किन चीज़ों के साथ गो थ्रू करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के बाद, पूरा का पूरा समझने के बाद, स्टेट डिफरेंट हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को समझने में हम आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर ये पूरा चैप्टर हमने अच्छे से आसानी से पढ़ लिया सारा का सारा। कुछ मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के फीचर्स होंगे जिनको हम इजीली समझ पाएंगे और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। सिमिलरली अगर बात करें उसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उसको भी हम आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम डिफाइन करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के लिए उन सभी को स्टेट कर पाएंगे। कुछ पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट फीचर्स हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में डिफाइन किए जाते हैं। अगर ये पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को अपने टिप्स पर लेकर के चलेंगे तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे ट्रेंड्स देखे जाएंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अकॉर्डिंग टू द पीरियड और अकॉर्डिंग टू द ग्रुप वेरी करती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मेन काम है हमारे इस चैप्टर के अंदर, ये हमारा चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। अब बेसिकली पूरा चैप्टर जो चल रहा है वो चलेगा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के ऊपर। अब पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल है लाइब्रेरी का। बेसिकली लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन उस लाइब्रेरी के अंदर अगर मैं अपने लिए कोई बुक खरीदने जाता हूँ, बुक लेने जाता हूँ, इशू कराने जाता हूँ, तो क्या मुझे हर शेल्फ में हर जगह पर मेरी ही किताब मिलेगी जिस बुक को मुझे लेना है, या फिर क्या मैं हर किसी के पास जाकर के अपनी बुक के बारे में पूछूंगा कि मेरी बुक मुझे ये चाहिए और मुझे ये बुक कहाँ मिल सकती है? उस चीज़ से बचने के लिए लाइब्रेरियन जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे हॉल के अंदर कुछ शेल्फ्स खड़ी कर देते हैं। उन शेल्फ्स को पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं कि ये वाला कंपार्टमेंट आर्ट्स ग्रुप का है, ये कंपार्टमेंट साइंस ग्रुप का है, ये कंपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज़ का है या किसी चीज़ का है, कॉमर्स का है, किस चीज़ का है। साथ के साथ वहाँ पे शेल्फ्स के ऊपर कुछ नोटिस लगे होते हैं कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट की बुक्स हैं, इस वाली शेल्फ में, इस वाली रैक में ये वाले राइटर की या ये वाले सब्जेक्ट की बुक्स हैं। तो हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक को आइडेंटिफाई कर पाना और वहाँ से इशू कराना हमारे लिए आसान हो गया। अगर वो ये शेल्फ ना लगाते और सारी बुक्स को इकट्ठा करके एक के ऊपर एक ढेर लगा देते, बस एक के ऊपर एक ढेर लगा करके ऐसे खड़ा कर देते बुक्स को, तो हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट की बुक को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता। तो बेसिकली लाइब्रेरी वालों ने क्या काम किया, क्लासिफिकेशन कर दिया बुक्स का अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रीम, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी राइटर, अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज। वही काम सेम पीरियोडिक टेबल के साथ हुआ। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया गया डिपेंडिंग अपॉन दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिससे पीरियोडिक टेबल को पढ़ पाना हमारे लिए आसान हो गया और जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी उनको याद कर पाना भी हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो बेसिकली ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। पूरे पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे डिमित्री मेंडेलीव, और मेंडेलीव के बाद मोज़ले आए जिन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए, बहुत सारे चेंजेस किए, कुछ अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग जगह पर प्लेस दिया और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। तो उस पीरियोडिक टेबल को नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो बेसिकली जो सबसे पहले एलिमेंट्स आए थे किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को जानने के लिए, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। एक नेसेसिटी क्रिएट हुई कि किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और जब प्रॉपर्टीज़ मिलती चली गई तो एलिमेंट्स को प्लेस मिलता चला गया इन दी पीरियोडिक टेबल। कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनमें प्रॉपर्टीज़ रिपीटिंग नेचर में मिली। लाइक सपोज मैंने ये वाला एटम इसके जस्ट मतलब इस एटम को जस्ट इस वाले के नीचे रखा। क्यों रखा? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट एक जैसी मिली। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मिलती गई तो सिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस देते चले गए।
इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड हो गई, पूरी पीरियोडिक टेबल बन गई। तो बेसिकली जो अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को करने के लिए, सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल रहा, और अटेम्प्ट सक्सेसफुल होने के बाद पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे वेरिएशंस देखे गए, जो कि बेसिकली पीरियड के अकॉर्डिंग और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद उनके वेरिएशंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम गो थ्रू करेंगे जो क्लासिफिकेशन हुआ था, सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन किसने किया था और किस बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया था। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स को लेकर के, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पर किया गया था। ऑन बिहाफ ऑफ द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज एटम्स आर क्लासिफाइड अर्लियर। तो बहुत सारे पर्पस थे इन एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के, जिनमें कि सबसे पहला अगर मैं एक मेन रीज़न की बात करता हूँ तो वो ये कि ऑल द एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड इन दीज टू क्लासेस ओनली। सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को केवल दो ही क्लासेस में डाला गया था। मोर ओवर द ग्रुप कंटेनिंग मेटल्स वाज आर बिग। ऐसे ग्रुप जिनमें मेटल्स रखी गई थी वो बड़े पाए गए, यानी कि मेटालिक नेचर वाले एलिमेंट्स ज़्यादा मिले थे। डिस्कवरी उन एलिमेंट्स की ज़्यादा हो पाई जिनमें मेटेलिक करेक्टर पाया गया। सेकेंड पॉइंट इज सम एलिमेंट्स शोड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड दे कुड नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ दी टू क्लासेस। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई गई, जिनको हम बेसिकली मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो उनको ना तो मेटल्स के अंदर रखा गया ना ही नॉन मेटल्स के अंदर रखा गया, यानी कि उनको हम किसी भी प्लेस के अंदर नहीं रख पाए। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया एक पर्टिकुलर पैटर्न को, रेगुलरिटी को इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, कि जितने भी एलिमेंट्स को हमने मेटल या नॉन मेटल की कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस आ रहे हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज में रेगुलरिटी है, कुछ पैटर्न है। उस पैटर्न के बिहाफ पे एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, और जब वो ग्रुप्स क्लासिफाइड कर दिए गए तो उनको नाम दे दिए गए। उसके बाद पूरी पीरियोडिक टेबल को पढ़ पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डोबेराइनर का ट्रायड। डोबेराइनर ट्रायड 1829 में, डोबेराइनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1829 में इन्होंने एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के ग्रुप के अंदर इस्टेब्लिश किया। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, और वो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप था बेसिकली ऐसा नहीं कि रैंडमली इन्होंने कोई भी एलिमेंट उठाया और ग्रुप में उनको डाल दिया। पर्टिकुलरली इन्होंने एक पैटर्न देखा, इन्होंने एक एवरेज देखा कि 3 एलिमेंट थे ए, बी और सी। हम कंसीडर करते हैं कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी। इनके अपने पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर थे, अपने पर्टिकुलर एटॉमिक मास थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में हम ये चीज़ देख करके आए हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट ये लिए हुए हैं A, B और C, तो इनका अपना एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होगा। तो अकॉर्डिंग टू दी डोबेराइनर इन्होंने ये बताया कि अगर हम फर्स्ट वाले और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं, हमने इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास ऐड कर लिया और उसका एवरेज निकाल लिया। एवरेज हमने 2 एलिमेंट्स के लिए निकाला है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो हमेशा ही मीडियन वैल्यू देता है मिड वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू दी डोबेराइनर ट्रायड ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायड वर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज। पहली चीज तो ये थी कि डोबेराइनर ट्रायड में एलिमेंट्स केवल वही रखे गए जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। डोबेराइनर ऑब्जर्व्ड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट of a triad was nearly equal to the arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था ABC का, तो डोबेराइनर के अकॉर्डिंग B वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो A और C के एटॉमिक मास के एवरेज मीडियन के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एटॉमिक मास का सम फर्स्ट और थर्ड का और उसका एवरेज मास निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हमेशा B वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। ऑल्सो सेम वॉज द केस विद देयर अदर प्रॉपर्टीज। ये खाली ऐसा नहीं था कि एटॉमिक मास के साथ ही आया हो,
कुछ अनदर प्रॉपर्टीज़ के साथ भी सेम यही वेरिएशन देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे जो डोबेरेनर ट्रायड के अंदर कंसीडर किए गए थे। तो सबसे पहला जो एक ट्रायड इसमें आया वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एलिमेंट्स का आया। लिथियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है और पोटेशियम एलिमेंट है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। एटॉमिक मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। ये मेरा Z है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास है। तो डोबेरेनर ट्रायड इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जब हमने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड किया और उसका एवरेज निकाला तो वो एग्जैक्टली मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आया। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स थे इनको ट्रायड का नाम दिया गया और इनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। जो फर्स्ट ग्रुप हमारा होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो शुरू के वाले जो 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके, इन तीनों की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई जिसकी वजह से इनको एक ट्रायड का नाम दिया गया। तो बेसिकली सबसे पहला जो ट्रायड था डोबेरेनर का वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। सिमिलरली एक और ट्रायड यहाँ से एलिमेंट्स का मिला जिसमें फर्स्ट एलिमेंट था कैल्शियम, सेकंड वन इज स्ट्रोंशियम, थर्ड वन इज बेरियम। तो पहले वाला 40, दूसरे वाला 137। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 वो आता है 88.5। और डोबेरेनर ने ये कहा था कि मेरी जो वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस ट्रायड के अकॉर्डिंग, वो नियरली इक्वल होगी मिड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के। तो ये 88.5 है और ये 88 है, तो नियरली इक्वल वैल्यूज कंसीडर की गई जिसकी वजह से इन तीनों एलिमेंट्स को भी ट्रायड के अंदर कंसीडर किया गया। नेक्स्ट ट्रायड मिला हमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक मास था 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तीनों को ऐसे रखा गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक ही ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं। अब हमने जब फर्स्ट और थर्ड वाले को ऐड किया और उसका एवरेज निकाला तो वो बेसिकली 81.5 आया। इसको भी नियरली 80 कंसीडर किया गया और डोबेरेनर ने अपने ट्रायड के अंदर इसको प्लेस दिया। तो इस तरीके से डोबेरेनर ट्रायड मिला और डोबेरेनर ट्रायड के बिहाफ पे कुछ एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस दे दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को रिपीटिंग नेचर में देखते हुए या फिर पीरियोडिसिटी को देखते हुए। ये था डोबेरेनर ट्रायड। यहाँ पर एक्चुअल एटॉमिक मास जो था सेकंड एलिमेंट का वो था 88, जो बेसिकली अभी हमने बात करी है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास था वो 88U था बेसिकली, और जो डिस्कवरी से मिला वो था 80। तो डोबेरेनर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट्स का वो एक्सेप्टेंस में नहीं आया, क्योंकि नेचर में जो मिल रहा है वो है हमारे पास 80 का, और जो डोबेरेनर के ट्रायड के अकॉर्डिंग आ रहा है वो 88 आ रहा है। तो यहाँ पर डोबेरेनर का ट्रायड हो गया फेल। तो जब वो डोबेरेनर का ट्रायड फेल हुआ तो यहाँ से बना दिए गए ड्रॉबैक्स। जब ड्रॉबैक्स की बात की गई तो बेसिकली सबसे पहला ड्रॉबैक ये मिला कि डोबेरेनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स। इसने केवल 3 ट्रायड ही दिए, यानी कि इसके इस रूल के अकॉर्डिंग केवल 3 ही ट्रायड बन पाए। ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रायड्स ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट्स। उस टाइम पर 1829 में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे उन सभी का ट्रायड नहीं बना सका, केवल 3 ही ट्रायड की फॉर्मेशन ये कर पाया। सेकंड वन इज ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स, क्योंकि प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन बहुत रेयरली मिला, रिपीटेशन नहीं मिल रहा था, एक पैटर्न नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनको ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सका। थर्ड वन इज फॉर वेरी लो मास और वेरी हाई मास एलिमेंट्स द लो वॉज नॉट होल्डिंग गुड। जहाँ पर एटॉमिक मास बहुत कम था, जैसे कि अभी मैंने हाइड्रोजन को छोड़ा, या फिर जहाँ पर एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा आएगा, जैसे यूरेनियम की बात करेंगे 232 तक जाता है, तो वहाँ पर डोबेरेनर का ट्रायड काम नहीं करता। लास्ट वन इज टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज नॉट एन अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसको ट्राई करके देखें तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है उनमें फ्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक मास को अगर हम ऐड करते हैं तो क्लोरीन के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आता। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लें या क्वेश्चन ले लें प्रैक्टिस के लिए, तो वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डोबेरेनर ट्रायड्स। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला डोबेरेनर ट्रायड को फॉलो करता है।
ऑप्शन में आंसर हमारे पास है ए एंड बी दोनों, बी एंड सी दोनों, ए एंड डी दोनों, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम डोबेराने ट्राइड को फॉलो करते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इसको आप ऐड करके देखेंगे। फॉस्फोरस और एंटीमनी का एटॉमिक मास का मीन अगर निकालते हो तो वो आर्सेनिक के इक्वल नहीं आएगा। आप कॉपर और ऑरिक यानी कि गोल्ड के एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो वो सिल्वर के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आएगा। अगर आप आयरन और निकल के एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हो तो वो कोबाल्ट के एटॉमिक मास के हमेशा इक्वल देखने के लिए मिलता है। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, नीचे हिंट आपको दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपके पास हैं, आप इनको ऐड करके देखेंगे बारी बारी से। फॉस्फोरस और एंटीमनी को आप ऐड कीजिए तो 31 प्लस 122 डिवाइडेड बाई 2, आपने इसे ऐड किया, टोटल ओवरऑल आ गया 351 डिवाइड बाई 2। आपने इसे भी डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 76.5। ये आपके पास हो गया किसका, आर्सेनिक का, जबकि आर्सेनिक का कितना आता है 74.9। अब ये अगर 75 के अप्रोक्स भी होता तो भी हम इसको ट्राइड के अंदर कंसिडर कर जाते, नियरली अबाउट वैल्यू अगर होती, लेकिन ये एवरेज वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल फॉलो करें तो कॉपर और सिल्वर और गोल्ड में अगर हम डोबेराने ट्राइड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63। आपके पास गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 196.9 होता है, 196.9। तो हम इसको टोटल ओवरऑल 197 ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं हम 2 से। और जो सिल्वर होता है उसका आता है 108, चेक करते हैं तो 73 टोटल हो गया 10, 916 16 और ये हो गया 2, 260 डिवाइड बाई 2, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 130। तो यहाँ पर डोबेराने ट्राइड क्या हो गया, फेल, क्योंकि सिल्वर का होता है 108 जबकि यहाँ पर कैलकुलेशन से आ रहा है 130। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल हमारे पास है आयरन का, कोबाल्ट का और निकेल का। तो जो आयरन है बेसिकली आयरन, कोबाल्ट और निकेल, आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.8 जिसको हम पूरा कंसीडर करते हैं 56। आयरन के लिए आप इसे कितना कंसीडर करने वाले हैं, 56 कंसीडर करने वाले हैं क्योंकि 55.8 होता है एटॉमिक मास। अगर निकेल की बात करता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को हमें ऐड करना है, तो निकेल के लिए आता है 58.6। तो इसको हम एवरेजली 58 ही ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी डिवाइड करके वो कितनी होगी, 5 8 6 14 और 5 5 10 11 114 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास कुछ आंसर आएगा 2 5 जा एंड 2 7 जा 57, जो कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास नहीं है, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 यानी कि 59 होता है एवरेजली। तो यहाँ पर भी डोबेराने ट्राइड हो गया फेल। इसके बाद लास्ट एग्जांपल हमारे पास बचा सल्फर। तो सल्फर के लिए आपके पास होता है 32 प्लस आप इसमें करेंगे टेल्यूरियम, ये आ गया आपके पास 127.6 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 एज इट इज़, 7 to 9 और 3 to 5 एंड देन 1। तो 159.6 डिवाइड बाई 2, आप इसे डिवाइड कर लीजिए तो 2 7 जा 2 9 जा 0.28 जा 79.8 हो गया, जबकि जो सिलेनियम है उसकी वैल्यू आती है 79। तो इसको भी डोबेराने ट्राइड के अंदर कंसीडर नहीं किया गया। तो ऑप्शन सी जो था यहाँ पर, ऑप्शन सी ए एंड डी देखते हैं। ए एंड डी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वाला और डी वाला, यहाँ पर इनको ट्राइड के अंदर कंसीडर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि और सभी में जो वेरिएशन है वो इस वाले पेयर और इस वाले पेयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर जो वेरिएशन मिल रहा है वो 1.8 समथिंग और 0.8 समथिंग के आसपास का है, जिसकी वजह से इन दोनों पेयर के कंपैरिजन में फर्स्ट और डी वाले पेयर को डोबेराने ट्राइड के अंदर कंफर्मेशन दी गई। तो यहाँ पर डोबेराने ट्रायड और उसकी कैलकुलेशन कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी पेयर को देख करके कि वो डोबेराने ट्रायड है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल।